इस समय आए हैं नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया जी के पास। डीडीसी इलेक्शंस हैं, साथ ही साथ रोशनी एक्ट का इशू भी है। सिटी में कोरोना को लेकर भी इन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए। इन सब के बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नेशनल पैंथर्स पार्टी की डीडीसी इलेक्शंस को लेकर क्या पॉलिसी है। सबसे पहले आपका स्वागत है मीडिया वन प्लस चैनल में। बलवंत जी, ये बताएं कि आज एक स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की तरफ से, जिन्होंने गुपकार गैंग पर डायरेक्ट अटैक किया है। नेशनल पैंथर्स पार्टी, उनकी स्टेटमेंट ये है कि गुपकार गैंग तिरंगे के विरोधी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि गुपकार गैंग में जो हमारे सीनियर मोस्ट भीम सिंह जी हैं वो भी गए, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी रही। आप गुपकार गैंग को किस तरह देखते हैं और अमित शाह की स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? सवाल ये है कि गुपकार गैंग क्रिएशन किसकी है। सवाल ये है कि गुपकार गैंग क्या कहता है, वो एक मैटर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्रिएशन किसकी है। ये दिल्ली में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लेके कि इस बार हम सीटें लेंगे और अगली बार लोग खफा होंगे तो हम ऐसा हालात क्रिएट करेंगे कि अगली बार आप वहाँ पे सरकार बनाएंगे, और इन कश्मीरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके साथ ये जो गुपकार गैंग की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि वाजपेयी साहब की सरकार में अगर वाकई ये पाकिस्तानी हैं, वाकई देश विरोधी झंडा उठाते हैं, तो वाजपेयी सरकार में उमर अब्दुल्ला जी विदेश मंत्री रहे हैं, तो शायद उस समय ये पाकिस्तानी कम थे और आज पाकिस्तानी ज़्यादा हो गए हैं। और फिर महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब के सरकार, उनके साथ सरकार जब बनाई और प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में दोनों स्टेज शेयर कर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद और प्रधानमंत्री जी, जब अलायंस फाइनल हुआ और सरकार का ऐलान हुआ, तो उस समय शायद आपको भी वर्ड्स याद होंगे कि मुफ्ती साहब ने इन प्रेजेंस ऑफ देश के प्रधानमंत्री के मौजूदगी में वो कहते हैं कि वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान फॉर कंडक्टिंग पीसफुल इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में पूरा अमन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हम पाकिस्तान का शुक्रिया करते हैं। और फिर 25 एमएलए बीजेपी के बनते हैं और 3 इनके पास उधमपुर और लोन के डाल के 28 बनते हैं और 28 पीडीपी के हैं। और फिर आप 6 साल के लिए सरकार पूरे तरीके से बीजेपी को पीडीपी को देते हैं, महबूबा जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं 6 साल के लिए। जबकि एक बच्चे से भी पूछा जाए कि 28 एमएलए हों, हाँ आपके 10 हों उनके 30 हों, तो फिर बात बनती है कि आप उनको दे सकते हो, लेकिन इक्वल है तो क्या आप सरकार के अंदर में तो आपकी थी, आपके बगैर तो महबूबा एक कदम भी नहीं चल सकती थी। तो आपने फिर 6 साल का सौदा कैसे किया, उनको कैसे दिया? आपने तो हमें कहा था कि हम जम्मू का मुख्यमंत्री देंगे, हिंदू मुख्यमंत्री देंगे। तो ये क्रिएशन जो है ये इनकी क्रिएशन है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो जब महबूबा मुफ्ती को निकालते हैं तो देश हिंदुस्तान से एक बड़े बड़े मंत्री हैं आज के पास, उनके मंत्री का है और बड़े सरकार को उथल पुथल या स्टेबल करने में बड़ा रोल है, तो उनको 2.5 घंटे मीटिंग के बाद छोड़ा जाता है और आते ही स्टेटमेंट देती हैं ताकि यहाँ पोलराइजेशन हो और हमारा हिंदू वोट जो हमसे खफा है उसको इकट्ठा किया जाए। इससे पहले कि मैं डीडीसी इलेक्शंस पे जाऊं, एक सवाल कहीं ना कहीं आता है गुपकार गैंग की जम्मू की पहली मीटिंग में भीम सिंह जी के कितना डैमेज पार्टी को हुआ उसकी वजह से? हाँ देखिए, भीम सिंह जी को हमने तब भी कहा था कि पैंथर्स पार्टी को उस गुपकार गैंग की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं था, ऑफिशियल कोई इन्विटेशन नहीं था। रहा सवाल भीम सिंह जी का, तो मुझे लगता है भीम सिंह जी ने खुद भी क्लैरिफाई किया है कि वो क्यों गए थे। और गुपकार गैंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने भी किया कि उन्होंने अपना जम्मू का पक्ष और नेशनलिस्ट जो है अप्रोच जो है उन्होंने उसमें रखी है। उन्होंने इवन उसको जो गुपकार गैंग को वहाँ पे उनको कहा कि ये हम इसको नहीं मानते हैं, इस जो गुपकार का जो मीटिंग हुई है पॉलिटिकल पार्टी उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। और उन्होंने अपने देश का एजेंडा, अपने नेशनल एजेंडा और जो अपनी पार्टी का एजेंडा उसमें रखा है। ये तो आपकी तरफ से एक डैमेज कंट्रोल का सिलसिला रहा। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी में कहीं कोई अंदरूनी गुटबाजी थी जो इसकी वजह से सामने आई? एकदम से रिएक्ट किया हर्षदेव जी ने, उन्होंने कहा कि इनको हम एक्सपेल करते हैं या इनको सारे ओहदों से निकालते हैं, और फिर आपको जाके डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। देखिए, बेसिकली हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट इतनी नहीं है, चूँकि छोटी पार्टी हैं, और मुझे नहीं लगता है देश और दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसमें विद इन पार्टी के विचारधारा का कहीं ना कहीं 19 का 21 का अंतर नहीं रहता है। अगर इसमें डिटेल में जाऊंगा, नेशनल लेवल पे बड़े बड़े नेताओं की बात करूंगा तो टाइम जाएगा, और विद प्रूफ मैं बता सकता हूं कि बड़ी पार्टी आज की जो गवर्नमेंट में पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, आप जानते हैं। तो ये माइनर इशू है, पार्टीज़ के अंदर रहता है, सभी पार्टीज़ में रहता है, और किसी की एक्सप्लेटेशन ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। लेकिन सवाल रहा कि ठीक है, भीम सिंह जी का
वहाँ जाना, लेकिन फिर जम्मू के लोग तो उनके सपोर्ट में आ गए कि उन्हें अगर बीजेपी जाती है तो नेशनलिस्ट है, कांग्रेस सरकार बनाती है तो नेशनलिस्ट है। कांग्रेस शेख अब्दुल्ला को 20 साल जेल में निकालने के बाद जब अकेला एक शख्स बाहर आता है और उसको अपने सारे एमएलए देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाती है तो नेशनलिस्ट है। बीजेपी उनके साथ सरकार बनाती है, स्टेज साझा करती है, पाकिस्तान के समर्थन में पीडीपी बात करती है तो वो देशी हित में है, और जब दूसरी पार्टी करती है तो देश विरोधी हो गई। चलिए ठीक है, बट इशू तो आप ही के पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता ने उठाया है। नहीं हो, आगे चलते हैं। डीडीसी इलेक्शंस अब चल रहे हैं, आप भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। क्या मैं पहले थोड़ा सा जाऊं तो आपको नहीं लगता कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जितने भी बने थे ब्लॉक लेवल पे, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जलील हुए महसूस कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नहीं बने इसलिए उनको जलील किया गया, उनको डिसऑनर किया गया, उनको जो पावर्स दिखाई थी वो नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन उनमें से इलेक्ट होना था, नहीं बना, चूँकि उनके पास बने नहीं। अब उधमपुर की बात करें, बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पर उधमपुर में बैठे हैं तो 4 उनके मैंडेट पे बनते हैं और 8 पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पे बनते हैं और 3 पैंथर्स पार्टी के इंडिपेंडेंट बनते हैं। और जिसमें आपने चिनैनी में देखा ओपनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हालांकि उनको इंडिपेंडेंट को कितना प्रेशर होगा और कितना ज़ोर लगाया होगा, लेकिन वो उनके साथ नहीं गए क्योंकि उनकी विचारधारा के लोग नहीं बने, उनके खिलाफ लोग बने। और उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया कि हमारी मेजॉरिटी होगी तो हम पावर्स देंगे। जब उनको लगा कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है तो उन्होंने इनको डिसऑनर किया, उन्होंने इनको जलील किया और उन्होंने इस इलेक्शन को पूरा पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया, बीच मझदार में छोड़ के और नया प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। नहीं, कहीं ना कहीं आपको क्या इस बात का मलाल है कि पहले यहाँ पे अगर हम म्यूनसिपल की बात करें, आपने 3 इंडिपेंडेंट्स के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, उनको इनडायरेक्टली जिताया। इसके अलावा आपकी अपनी ज़्यादा सीट्स थी, बट फिर भी आपका चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं आया। उसके बाद बीडीसी का हुआ, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने, अगर आप माने गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स खेली, बट कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी के पास जब एक सुनहरा मौका आता है तो हाथ से निकल जाता है। नहीं, अगर बीडीसी का कराते तो वहाँ तो अब वहाँ हम जो उधमपुर में हुआ तो वहाँ तो हम समझ गए कि जो चोरी चकारी करने में माहिर लोग हैं उनको कैसे रोकना है। तो बीडीसी में हमने पूरा प्लान बनाया था, लेकिन बीडीसी का उन्होंने कंडक्ट ही नहीं कराया डिस्ट्रिक्ट का। तो डेफिनेटली उधमपुर में हमारे पास तो मेजॉरिटी थी, हमारे पास पूरे वोट थे और लोगों में आक्रोश भी है। और इसका आक्रोश आने वाले चुनाव में भी देखेंगे कि वोट अगर आप किसको देते हैं और निकलता किसके पास है। तो ज़बरदस्ती सरकार अगर बनाती है, केंद्र अपना प्रेशर डाल के, उनके पास ताम तंत्र पूरा है, तो ज़बरदस्ती सरकार बनाती है, लोगों को डरा धमका के, लोगों को अलग अलग लालच दे के, तो उसका रिजल्ट आने वाली असेंबली में चुनाव में इनको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब जब हम ऐसी बात होती है, हाँ हमें उधमपुर में धोखा लगा, डेफिनेटली लगा, लेकिन हमें नहीं लगता था कि ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं और इतने लो लेवल पे आ जाएंगे और इतने लो लेवल पे आके पैंथर्स पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे। हमें इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब अंदाज़ा लग चुका है, पूरे स्तर के हम। चलिए, डीडीसी चुनाव अब आ गए हैं, लोगों को समझाने में भी वक्त लगा कि दरअसल बीडीसी क्या है, डीडीसी क्या है। 14 उधमपुर की अगर हम बात करें, उधमपुर में 14 में से कितनी सीट्स लेंगे और क्या वजह है कि उधमपुर से जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं पैंथर्स पार्टी मासिस की पार्टी 20 साल के बाद भी नहीं बन पाई। दोनों अपने आप में सवाल हैं। देखिए, उधमपुर में तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उधमपुर में हमारा एक तरफ है लोगों का, जो वन साइडेड लोगों ने डिसाइड किया है। और रही बात उधमपुर के बाहर की, तो डेफिनेटली सांबा में हमारा अच्छा है, कठुआ में हमारा अच्छा है, लेकिन जम्मू में हमारा अच्छा है और काफ़ी इवन के रामबन में हर जगह हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय में पैंथर्स पार्टी उधमपुर के बाहर, बाकी उधमपुर और सांबा के बाहर भी एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी। देखिए, बीजेपी ये लगातार क्लेम करती है कि सेंटर की डेवलपमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, अगर उनके डीडीसी चेयरमैन इलेक्ट हों, उनकी बंदे इलेक्ट हों, तो वो एक डाउन द लाइन प्रोसेस अच्छी तरह से चलेगा। पैंथर्स पार्टी के पास क्या है लोगों को बोलने के लिए? पैंथर्स पार्टी के पास देखिए, पैंथर्स पार्टी ने इस अपने कार्यकाल में लीडर्स तैयार किए हैं और बीजेपी ने अंबानी और अडानी जैसे लोग तैयार किए हैं। यही वजह कि आज पैंथर्स पार्टी के लीडर्स के घर के बाहर बैठे हैं धरना लगा के कि अब कब पैंथर्स पार्टी से नाराज़ होता है और उसको हम टिकट देते हैं। और आपको मैं कितनी एग्जांपल दे सकता हूँ, उधमपुर में उन्होंने हद कर दी। इवन के कैसे ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी टिकट फाइनल कर दी और मतलब कैंडिडेट भूख हड़ताल पे घर में बैठ गए कि हमने बीजेपी के मैंडेट से नहीं लड़ना है। तो यहाँ तक हालात हो गई और आज कितनी बुरी हालत है। अगर आप नज़र मारेंगे तो इनके पास अपनी क्रिएशन है। अगर इन 100 साल पुरानी पार्टी है तो इनकी क्रिएशन कहाँ है? फिर उधार के क्यों लाते हैं? मतलब कभी कांग्रेस का, कभी पैंथर का, कभी दूसरा, उनको लोगों को लाते हैं। तो इनकी क्रिएशन क्या कहाँ बनाए? इन्होंने इतना कहते हैं ग्राउंड लेवल पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा इनके पास जो है
जो क्या कहेंगे कि मेंबर्स हैं, तो फिर मेंबर्स हैं तो फिर आपके पास आज इलेक्शन खड़ा करने के लिए लोग क्यों नहीं हैं? आपने क्यों नहीं लोगों को लीडर्स तैयार किया? आपने तो सिर्फ अंबानी अडानी तैयार किए हैं। पैसा तो बहुत है लेकिन नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने ग्राउंड पे काम किया, यही वजह कि लोग पसंद कर रहे हैं पैंथर्स पार्टी को, और लोग चाहते हैं कि उसी पार्टी को साथ दें, उसी पार्टी को सपोर्ट करें जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आ रहा है, हालांकि हमने देखा कि ना आप खड़े हुए, ना हर्षदेव जी खुद खड़े हुए। दूसरी तरफ भी अगर हम देखें, पवन गुप्ता जी नहीं खड़े हो रहे हैं, पवन खजूरिया भी नहीं खड़े हो रहे हैं। इस तरह से जितने भी मेन हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नहीं खड़े हो रहे। लेकिन अगर हम बात करें खून की, तो खून में ये पैंथर्स वर्सेस बीजेपी तो है ही है, हर्षदेव जी वर्सेस पठानिया है, और साथ ही साथ स्टेक पे दोनों की फैमिलीज़ हैं। कितनी इंटरेस्टिंग और कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं पैंथर्स पार्टी के लिए खून की ये जो इलेक्शन है? देखिए, पैंथर्स पार्टी की अगर हम मंजू सिंह जी की बात करें तो मंजू सिंह जी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। वो ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ हैं और इलेक्शन के समय बड़ी पार्टी का टिकट मिलने के बाद वो ग्राउंड पे आ गई हैं। अगर देखें जितने भी जम्मू के इश्यूज़ हैं, लेडीज़ के इश्यूज़ हैं, जम्मू के यूथ के इश्यूज़ हैं, तो अगर आप देखें मीडिया में तो हर दिन मंजू सिंह जी की तरफ से कोई ना कोई जो एज ए अपोजिशन में जिम्मेदारी बनती है पूरी निभा रही हैं, और आज की नहीं पिछले 5-10-12 सालों से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। तो दूसरी तरफ मैं उसके ऊपर के रिएक्ट नहीं करना चाहूँगा कि यहाँ पे फैमिली को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि हम परिवारवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, परिवार में अगर कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में है तो उसमें गुनाह नहीं है। अगर वाकई उनके परिवार का या उनके लीडर्स के परिवार के लोग एक्टिव हैं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर वो ग्राउंड पे जुड़े हैं, काम करते हैं, सड़कों पे हैं, लोगों के साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुनाह है किसी भी पार्टी में किसी परिवार के मेंबर को देना अगर उसमें ग्राउंड पे, लेकिन इसलिए देना कि वो बड़ा लीडर है और उसके फैमिली का कोई उसका क्लोज रिलेटिव है, उसको एडजस्ट करने के लिए, तो वो गलत है। चलिए, ये तो अब थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे कौन जीतेगा। हाँ, अब ये इस सब को हम छोड़ के आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी जो लड़ाई है उसके बीच में। आज भी आपने गोल्डी में स्पीच की, साफ कहा डकैत बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं यहाँ पर। इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आप क्यों देते हैं? देखिए, मुझे उधमपुर के लोगों के साथ जीना मरना है। मुझे प्रशासन के जो प्रशासन में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन में सारे लोग गलत हैं, करप्ट हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तो उनको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। नेता क्या है कि मतलब किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाएगा, चाय पिएगा और एप्लीकेशन साइन करवा के आ जाएगा, वही नेता है? नेता है जो लोगों की बात करता है, और लोगों के साथ हमें खड़ा होना है। तो उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑफिसर मेरा बड़ा क्लोज है और गलत काम कर रहा है, उसको हमने एक्सपोज करना है। तो डेफिनेटली आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है। आज आपने किस तरीके से लोगों को पिछले 8 महीनों से लोगों को आपने घुटनों पे लाया है, आपने लोगों को ध्वस्त करके रख दिया। आप पूरा सिस्टम ऑलरेडी हमारा क्लैप्स है, हमारा ट्रांसपोर्ट क्लैप्स है। जो छोटे मोटे अनएम्प्लॉयड लड़कों ने मैडोर, छोटा कोई टिप्पर ट्राली डाली थी, वो घुटनों पे आए हैं। आपने देखा यहाँ पे लोगों का दुकानें हैं पूरे तरीके से 8 महीने बंद रही, रेडी फड़ी बंद रही, आपका व्यापार धंधा बंद रहा। जो लोग हमारे जम्मू के उधमपुर के जो आउट ऑफ स्टेट जो काम कर रहे थे वो सारे कोरोना में घर वापस आ गए। बेरोजगारी एक बार चरम सीमा पे है। तो उसके बावजूद इस तरीके से उन लोगों को दबाने की और प्रेशराइज करने की कोशिश करें और कोरोना के नाम से लोगों को तंग करने की कोशिश करें, उसको तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोरोना है, डेफिनेटली हम भी कहते हैं उसकी गाइडलाइन को जितना ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। और मैंने शायद मेरी एक स्टेटमेंट आपसे आज से 15 दिन पहले भी आई थी और शायद आपके पास पहुंची नहीं होगी, तो मैं डेफिनेटली भेजूंगा कि मैंने कहा ये कोरोना सिर्फ ये जो अमेरिका की इलेक्शन तक है। अमेरिका की इलेक्शन के बाद इंडिया में कोरोना खत्म हो जाएगा। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं आज कोई नहीं पूछता गाड़ी में कितने लोग हैं, आज कोई नहीं पूछता शादी में कितने लोग हैं। और नहीं, कोरोना की आप बात कर रहे हैं, शुरू में आपने भी सैनिटाइजिंग टनल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को बोला, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जहां आपने ओपनली कहा कि कोरोना जो है वो सब फ्रॉड है। इस तरह से स्टेटमेंट्स यू टर्न क्यों लिए गए? देखिए, जिस तरीके से लोगों को ये बताया गया कि कोरोना महामारी क्या होता है। महामारी मतलब 1 घंटे में 500 लोग मर सकता है, 10,000 लोग मर सकता है, लाख लोग मर सकता है। महामारी तो डेफिनेटली कहा गया, लेकिन महामारी में हो सकता है बाकी कंट्रीज़ में लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। हमें भी लगता था कि हमारे लोग भी उसी तरीके से, जैसे मीडिया में अब क्या सच्चाई थी जो सोशल मीडिया में था कि चाइना में जी, वहाँ इटली में जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ लोग चलते चलते गिर रहे हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं है। पोकलैंड जेसीबी लगी हैं लाशें उठाने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा तो कहीं नहीं हुआ ना। तो मुझे लगता है इंडिया का सिस्टम भी, इम्यून सिस्टम शायद लोगों का बेहतर है। यहाँ
यहाँ पे कोरोना कमज़ोर आया या भगवान की यहाँ पे हम लोगों के ऊपर कृपा है। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि गाइडलाइन, हमने ये कहा कि गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। हमने मास्क को लेके आपको उसकी बात होगी, मास्क को लेके हमने इनको तब भी कहा भैया आप एक गरीब आदमी जो पिछले 6 महीने से दवाई के लिए बाज़ार में नहीं आ सकता, उसके पास पैसे नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, ज़िम्मेदारी बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई, लड़का अगर बाहर किसी फैक्ट्री में काम करता घर में बैठा है, तो हमने कहा भैया अगर आप उसको 500 रुपये चार्ज करते हो जब बाज़ार में आता है तो बेहतर है कि 2 रुपये का मास्क उसको दे दो आप, तो आप 500 रुपये लेते हो आपसे और फिर आप मतलब इतना तरीके से लोगों को परेशान करते हो। तो डेफिनेटली मुझे लोगों की जब मैंने देखा लोग तंग हैं, परेशान हैं, तो मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ। तो मैंने आज भी मैं कहता हूँ कि गाइडलाइन को हमें कोरोना का मसला नहीं है, जो हेल्थ को लेके गाइडलाइन है तो डेफिनेटली जितनी हम फॉलो करेंगे तो और भी बहुत बीमारियाँ हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जब उसके नाम से यहाँ पे लूट खसूट हो तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और लोगों को मतलब लोगों को समझो कि इतना आप क्वारंटाइन सेंटर में आप तो गए होंगे, तो शायद आपको भी अलाउ नहीं होगा वहाँ पे वीडियो बनाने का, लेकिन यहाँ पे 100 आदमी बैठा है और 500 आदमी बैठाते हो, फिर कहते हैं हम कोरोना हटाना है। फिर वहाँ लेडीज़ के लिए कोई व्यवस्था अलग नहीं है उस कमरे में, जेंट्स के लिए व्यवस्था अलग नहीं है, इकट्ठा बैठा के रखा आपने। फिर आपने देश में अगर किसी भी कोने में आपने जाना है तो जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं कोई कोरोना टेस्ट नहीं है, कोई टोकन नहीं है कि जम्मू कश्मीर फिर आज भी 317 है। इसका मतलब कि यहाँ जब आएगा देश के किसी कोने से उसको आप उसी तरीके से लाइन में खड़ा करोगे, क्वारंटाइन करोगे, टेस्ट करोगे। और केंद्र सरकार जब खुद कहती है कि जो टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, फिर आपको डंडा चढ़ा के लोगों को टेस्ट करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। नहीं, लूट खसूट की आपने बात की, आप अपने जितनी भी अब रैलीज़ कर रहे हैं उनमें हर एक रैली में बोल रहे हैं जी 30,000 का हमने टनल बनाया, सरकार के खाते में 1,10,000 का बना है, 17 रुपये का जो है वो 4500 रुपये का टेस्ट हो जा रही है। लेकिन ये सब क्या इलेक्शन में मतलब लोगों को सुनाने के लिए? ऑन ग्राउंड आपने अभी तक ना तो कहीं किसी कोई कंप्लेंट फाइल की है, ना ही कोई डिटेल्स लाई हैं, ना ही किसी रेलिवेंट अथॉरिटी के पास आप गए हैं। ऐसा क्यों? आरटीए लगी हैं और जो टनल की बात कर रहा हूँ वो आरटीए का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। और उसकी कॉपी मैं आपको चाहूँगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज सकता हूँ। बाकी भी आरटीए लगी हैं और नेचुरली उनको भी एडजस्ट करना है कि आरटीए का जवाब कैसे आना है। सारा एक एक खुलासा होगा और सारा खुलासा होगा और ऑन रिकॉर्ड। और टनल वाला ऑन रिकॉर्ड है, ये हमें स्टेटमेंट आ चुकी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, प्रशासन की तरफ से लिखा गया कि 1,10,000 का है, वो हमारी अपनी नहीं है। रोशनी एक्ट को लेकर आप कहते हैं कि गरीबों की जो ज़मीन है उसको वापस नहीं लिया जाना चाहिए, रिवल नहीं करना चाहिए, जो जिनके पास कनाल के हिसाब कई कनालों के हिसाब से ज़मीन है उनको लिया जाना चाहिए। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप ही के कई खास लोग हैं जिनके पास रोशनी एक्ट की कई कनाल ज़मीन है, अगर उनके ऊपर एक्शन होगा तो आप क्या करेंगे? होगा, क्यों नहीं होगा। अगर गलत किया है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है, गलत किया है तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आपने रोशनी एक्ट को बिना विदाउट अप्लाइंग योर माइंड आपने रोशनी एक्ट के ऊपर आपने इतनी कार्रवाई कर दी। और जब आपकी पहली उधमपुर की लिस्ट निकली तो 90% हिंदू थे, दूसरी लिस्ट में आपके 80% हिंदू थे। वोट आप हिंदू का लेंगे और फिर उनको ध्वस्त करेंगे, हर तरीके से ध्वस्त करेंगे, कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। बाकी रहा जो गलत है तो गलत के खिलाफ करो। लेकिन अगर मुझे बताओ कि रोशनी एक्ट में लैंड लॉ आप लगाते हो कि लैंड लॉ में कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक यहाँ पे ज़मीन ले सकता है, दूसरे दिन आप रोशनी एक्ट में कहते हो जी आप ज़मीनें खाली करो। मुझे बताओ कि आप तारगदिया में अगर 2 कनाल ज़मीन खाली कराओगे, वहाँ पे टाटा भी लाएंगे वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए, क्या किसको देंगे वो 2 कनाल ज़मीन? अगर उस आदमी ने सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाया है और ऑफिशियली उसको ज़मीन सरकार ने दी है, वो जो उसके पास 50 साल से ज़मीन थी उसको सरकार ने उसको रेगुलराइज़ किया है, तो उसको विकेट करके आप किसको देना चाहते हैं? आप पंचैरी में, आप लांदर में, आज बमाग में, आप डुडू बसंतगढ़ में वो ज़मीनें 2-2 कनाल 1.5 कनाल किसको देना चाहते हैं? क्या इस आपकी साजिश को हम नहीं समझते हैं? क्या साजिश है ये? एक बहुत बड़ी साजिश है। जम्मू के जो मूल निवासी हैं उनको पूरे तरीके से ख़त्म करने की साजिश है कि यहाँ ऐसे लोगों को बसाया जाए जो कभी जिनको पता ही नहीं कोई राजा कौन था, स्टेट कहाँ थी, हिस्ट्री क्या है, उनको मतलब है यहाँ के वातावरण से, यहाँ के माहौल से, यहाँ पे रोज़गार से, और उनको देंगे वो। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसका पर्दा हम डेफिनेटली, हम मूल निवासी हैं। हमारा मसला सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, अपने लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और लोगों के साथ खड़ा होना हमारा मकसद है और उसके लिए खड़ा होंगे हम। नहीं, रोशनी एक्ट में आप ये भी तो मानेंगे कि जो हमारा उधमपुर का वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21 है, दंदयाल है वार्ड नंबर 21 है, वहाँ पर 5 रुपये मरले के हिसाब से आज से 10-12 साल पहले 2007-2008 में ये अलॉटमेंट्स हुई थी, इन लोगों को मिली थी। और आज अगर आप वहाँ लेने जाएंगे तो शायद 3 लाख रुपए मरला नहीं मिलेगी, 4 लाख रुपए मरला नहीं मिलेगी। जिनके पास 2, 4, 5 मरले है, 10 मरले है, वो तो जेन्युइन है। लेकिन जिन्होंने कई कनाल अलॉटमेंट करवाई है 5 रुपये मरले के हिसाब से या 100 रुपये कनाल के हिसाब से, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम ये कहते हैं जो लैंड ग्रैबर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 2-4 मरले, 10 मरले, कनाल, 1.5 कनाल, 2 कनाल किसी की है या 2, 4, 5 कनाल है जिसके पास 50 साल
साल से है तो उसको रेगुलर कराया, तो मुझे नहीं लगता उसमें गुनाह है। जिसमें अगर लैंड ग्रैबिंग की, अगर आप यहाँ छोड़िए, आप जैसे डीसी ऑफिस के महल्ले की बात करते हैं, लेकिन आप जाइए यहाँ पे लौंडरा में जाइए, लौंडरा में तकरीबन वहाँ 200-250 ऐसी परिवार हैं जिनके पास सारा यही मसला है, और सारे परिवार उनके घर टूटेंगे। एक महल्ला नहीं, महल्ले के महल्ले ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जब भी कोई काम करना है तो सिर्फ इसको वोट बैंक की राजनीति लेके मत करना है, या इसको पोलराइजेशन करने के लिए नहीं करना है, इसको ग्राउंड पे करना है। अगर एक आदमी, मैं कहता हूँ, एक अगर यूसुफ आदमी है जिसने 2 पीढ़ियों ने दूध बेच के अगर 2 मरले ज़मीन पे मकान बनाया तो वो गुनहगार हो गया, वो एंटी इंडिया हो गया। अगर किसी रामलाल ने 2 पीढ़ियों में जिम्मेदारी लेके 2 मरले ज़मीन पे अपना मकान बनाया है और आप उसको रोशनी एक्ट में उसको मकान को गिराएंगे तो क्या गलत नहीं है? हम नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ, बोलेंगे डेफिनेटली। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, आपने भी लिस्टें पढ़ी हैं जो पब्लिक में, न्यूज़पेपर्स में भी रोशनी एक्ट की अलग अलग तहसीलों की निकली थी। मजालता में 72 कनाल ज़मीन एक फैमिली के नाम है, उधमपुर के आसपास किसी के नाम 22 कनाल है, किसी के नाम 34 कनाल है। इस तरह के लोगों की अलॉटमेंट्स, वो भी 5 रुपये मरला के हिसाब से। हाँ, देखिए, अगर आप गांव में जाएंगे ना, अभी कुछ नहीं हुआ, ये होगी जो ज़मीनें रेगुलर हो गई, ये लिस्टें नहीं गई। अभी तो लोगों की जिसकी गर्दौरी लगी है, जिसका अभी खाते सरकारी खाते में नहीं है, ये तो गांव में, किसी भी गांव में जाएंगे आप, किसी एक गांव को चुन लें, शहर के पास हो या पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ तो सिस्टम है। ये ज़मीनों का मसला तो 15-20 साल पहले आया। पहले तो किसी को ज़मीनों का नाले नहीं था कि ज़मीन का भी कोई धंधा होता है, ये भी व्यापार होता है, इसमें भी कोई बिजनेस किया जाता है। ये तो 15-20 साल पहले आया। इससे पहले तो कोई ज़मीनों का मसला नहीं था। मेरी ज़मीन गांव में तो ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है। मुझे लगता है मेरे गांव में भी ऐसी ज़मीनें हैं कि हमने ट्रांसफ़र की हैं। मेरे बगल में जो ज़मीन है, मैंने अनऑफिशियली अपनी ज़मीन दूर उसके घर के बाहर उसको दे दिया, उसकी अपने पास रख लिया, लेकिन रिकॉर्ड में तो उसी की चल रही है। तो ये मेरा एक मसला नहीं है, ये हर गाँव में, हर घर में मसला है। लेकिन गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट क्या होती है, संविधान के मुताबिक सबसे पहले जो लोग हैं, सरकार को उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, उनकी जान है, उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। पहले ग्राउंड पर वर्क करें ना। वाकई हम कहते हैं कि जैसे आप बठिंडी की बात करते हैं कि वहाँ बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो डेफिनेटली। और मुझे बताओ, अगर उनका मकान को आपको गिराना था, मुझे बताओ, अगर वहाँ किसी मुख्यमंत्री ने मकान 20 साल से बनाया तो 20 साल में 20 बार भी नहीं रहा होगा। उसको क्या मसला है? वहाँ मकान बना दिया, नहीं गिरा देंगे, गिरेगा तो उसका जो गरीब आदमी जिसने सारी ज़िंदगी 50 साल की कमाई में 2 कमरे बनाए हैं, प्रॉब्लम तो उसकी है ना, कि उसका तो वो तो तबाह हो गया ना। वो तो अब दोबारा मकान नहीं बना सकता, ज़मीन भी उसके पास चली जाएगी, मकान गिरा देंगे। तो उसके लिए हम लड़ेंगे, गरीब आदमी के लिए लड़ेंगे। हाँ, मैंने पहले ही कहा, जो लैंड ग्रैबिंग का मसला है, जिसने इस तरीके से काम किया है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन करे, उसके फेवर में है गवर्नमेंट के। चलिए ठीक है। लास्ट सवाल जो मेरा है वो ये है कि बार बार ये बात कही जाती है, पैंथर्स पार्टी मतलब हर्षदेव और बलवंत, और कई बार ये भी सुनने में आता है कि ऑफ़र्स आती हैं बीजेपी की तरफ से कि ये उनको रामनगर से हम लड़ा देते हैं और आपको यहाँ से लड़ा देते हैं। क्या बीजेपी की तरफ से वाकई में, इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए, बीजेपी की तरफ से वाकई में पहले भी कभी ऑफ़र्स आए कि आप बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए, इतने पैसे ले लीजिए, या फिर इस तरह से कोई सिस्टम बना लेते हैं, या क्या कभी होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगे? देखिए, मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं जब कॉलेज में था, मैं तब से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और मैंने कोई बिजनेस या नौकरी छोड़ के या नौकरी करके 20 साल 50-30 साल की नौकरी करके मैंने रिटायरमेंट के बाद तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया है। मैंने प्रोफेशन चुना है, और मैं बड़े बेहतर तरीके से, मैं शायद बड़े लेवल का पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन अपने लोकल लेवल पे बड़े बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद फ्यूचर को भी मद्देनज़र रख के फैसला कर सकता हूँ। ये क्षमता हमारे अंदर है। रही बात ऑफ़र्स की, तो ऑफ़र डेफिनेटली है। जो बड़ी पार्टी, मेरा क्या है, मेरा पूरे हिंदुस्तान में है, और बड़ी पार्टी ये इनका मसला नहीं है। कांग्रेस के समय में यही था, जब उनकी बात नहीं मानो तो फिर वो दबाते थे, परेशान करते थे, हमारे इलाके में इंटरफेयर करते थे, हमें अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है, और उनकी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास है कुछ नहीं कि जिससे मैं हमें केस हमारे ऊपर बनाएं, CBI हमारे ऊपर बिठाएं, हमारे ऊपर FIR लगाएं कि गलत काम किए हैं तो उसके अंदर दे दें या हमें धमकाएं। वो तो हमारे पास है नहीं है। तो इसलिए ये एक सरकार का नहीं, ये सभी का है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि सरकारें जब बनती है फिर अंबानी रानी बनाते हैं, वो लीडर तैयार नहीं करते, वो बना बनाया लीडर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जो है, ये एक बेहतर, जिसको मैं कहूँगा कि एक लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं है। हर पार्टी को चाहिए, अगर उनके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो अपने कार्यकर्ता को ऊपर ले जाएं ना। उधार के कार्यकर्ता क्यों लाते हैं, उधार के लीडर क्यों लाते हैं? अपनों को कीजिए ना। यही वजह है कि तोड़फोड़ होती है पार्टी के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ऑफर्स पार्टी की सभी को आती होंगी, मुझे लगता है हमारी तरफ से भी दूसरी पार्टी को जाती होंगी, उनकी तरफ से भी आती होंगी। ये तो प्लस माइनस का गेम चलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पैंथर्स पार्टी में नंबर 1 हूँ, और किसी दूसरी पार्टी में कोई मंत्री बन के 20वीं लाइन में मैं कभी नहीं लगना चाहूँगा।
चलिए, आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, विरोधी ये कहते हैं कि हिमाचल में होटल हैं और जगह पे प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास और क्या ऑन रिकॉर्ड है, और पार्टनरशिप्स में जो ऑफ रिकॉर्ड है वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर कोई है तो मुझे भी बताइए आप, मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ। आप हिमाचल में ज़रा चक्कर लगाइए, आरटीए लगाइए। हिमाचल में मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त मित्र का भी किसी का है तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई हो तो मुझे भी ज़रूर एक रात कटवाइए। इलेक्शन के दिनों तो ये होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है कि आप दुनिया को कभी, मेरी बात नहीं है, आपकी दुनिया के हर शख्स की बात है, वो दुनिया को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता है। हर आदमी के पास ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। उसका मन साफ़ होना चाहिए। जब मन साफ़ है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। तो हमने ईमानदारी से काम किया है और हमने मुझे नहीं लगता कि अब मेरी लगभग 50 में हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं 50 साल के बाद भी कोई आदमी पैसा होने के बाद किराए के मकान में रहने की कोशिश करेगा। हर आदमी का होता है कि, और तो बड़ी जो हर इंसान की अलग अलग शौक़ होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक पक्का ठक्का मकान तो हर आदमी को चाहिए होता है। और फिर भी मुझे लगता है इतना घटिया पॉलिटिशियन नहीं होगा, और वो होगा अगर जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद किराए के मकान में रहता है, तो फिर समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। तो इसलिए कोई ऐसा शौक़ नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, कंपल्शन है, मजबूरी है। बाकी लोग क्या कहते हैं अब मैं लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकता, लेकिन ज़रूर मेरा कोई बिज़नेस कहीं होगा तो ज़रूर आप मुझे बताइए, तो मैं ज़रूर आपके साथ उस बिज़नेस के दर्शन करने जाऊँगा। ये तो रही आपकी बात। एक जो सबसे बड़ी एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा ये भी पूछ लूँ। कई सालों से आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, क्या आपको ये कभी मन में नहीं आया कि यार स्टेट प्रेसिडेंट रहते हुए भी पार्टी की बाकी जगहों पे हम लोग एमएलएज नहीं बना पा रहे, या हम लोग अगर जम्मू की नुमाइंदगी करते हैं तो बाकी जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे से भी हमारे एमएलएज निकले। एक टाइम था जब 3 एमएलएज थे हमारे, 4 थे इधर, और 4 के बाद फिर हम डाउन आ गए। तो उसकी तरफ क्या आपका मतलब, किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं? देखिए, एक तो मैं अपनी पार्टी में अक्सर, आज नहीं 20 साल से मैं हमेशा पार्टी की मीटिंग में करता था कि जब तक जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक पैंथर्स पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार बनी, और आज लोगों को ये महसूस हुआ कि पैंथर्स पार्टी की 2.5 साल की सरकार थी और एक मंत्रालय और आधा मंत्रालय था, और इनके पास फुल फ्लैज सरकार थी और पूरे मंत्रालय इनके पास थे। और लोगों को पता कि इनका और पैंथर्स पार्टी का सरकार में फ़र्क क्या है। अपोजिशन की भूमिका हमें दी, लोगों ने अपोजिशन की भूमिका में हमारी देखी है। रही बात एक्सपेंशन की, तो डेफिनेटली एज ए प्रेसिडेंट मैं आपको ये कहना, मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद इक्का दुक्का लीडर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसने ग्राउंड पे विज़िट किए हैं। मुझे डोडा के कोई पहाड़ी इलाका, कोई गांव, मैं 3-3 दिन तक ना विज़िट करते हैं और जंगलों में सोए हैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, एज ए एमएलए। और जितनी टूरिंग मैंने की है, जितने इंडिविजुअल हमारे लोगों के साथ कांटेक्ट है, शायद कोई लीडर इतना नहीं होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कोई एमएलए या कोई लीडर जाता नहीं होगा। लेकिन हमने काम किया है और उसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप कुछ काम करते हो सकता है किसी चीज़ का रिजल्ट आपको सुबह मिल जाए, हो सकता है किसी चीज़ का आपको रिजल्ट 6 महीने बाद मिले, हो सकता है किसी चीज़ का रिजल्ट साल बाद मिले। रिजल्ट हमें मिलेगा, हमने ग्राउंड वर्क किया है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, और आपके देखते देखते रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लोगों के बीच में हम रहे हैं। और हम पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन इसलिए नहीं हमने चुना कि हमें गाड़ी बंगले के लिए हमने पॉलिटिक्स चुनी, हमें शौक़ है, इंटरेस्ट है। कॉलेज से निकले तो मैं नहीं कहता मैं कोई आईएएस बन सकता, लेकिन छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार को आराम से चला सकते थे। ये रोज़ की कंट्रोवर्शियल ज़िंदगी से बेहतर एक पीसफुल ज़िंदगी चला सकते हैं। लेकिन हमें शौक़ है, हम शौक़ से काम करते हैं और हम दिल से काम करते हैं, और दिल से किया हुआ काम बेकार नहीं जाता है। डेफिनेटली एक दिन उसका रिजल्ट लोग देंगे। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट रहते हुए पैंथर्स पार्टी को कई एमएलएज मिले, और आने वाले टाइम में आप जो एक मतलब किंग मेकर की भूमिका में हम पैंथर्स पार्टी को देखें। तो ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद है कि आपको भी आपके कई जो सवाल हैं उनके बारे में इनसे जवाब मिल गए हों।